मेरी गर्लफ्रेंड अभी अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक्स के लिए बाहर गई थी। उसके आते ही मैंने उसे खूब मारा। क्या तुमने अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ किया? हमारा रिश्ता खत्म। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मेरी गर्लफ्रेंड पूरी तरह हैरान रह गई। उसने अपने दुखते हुए गाल को पकड़ा और लाल नम आंखों से मुझे घूरा। मैंने ऐसा नहीं किया। लीसा फंग, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैंने गुस्से में उसे घूरा। पफ्ट, तुम दोनों हर दिन एक दूसरे के ऊपर लदे रहते हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं इस बकवास पर यकीन करूंगा? तुम कहती हो तुमने कुछ नहीं किया। कहाँ? तुम्हारा प्रूफ कहाँ है? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे नफरत से घूरा। वह बहुत गुस्से में थी। शराब सीधे उसके सिर पर चढ़ रही थी। ठीक है, तुम्हें प्रूफ चाहिए, है ना? आज रात मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। हमने पूरी रात ये किया जब तक सूरज नहीं निकल आया। वह वाकई झूठ नहीं बोल रही थी, लेकिन अगले ही दिन मैंने उसे तुरंत ब्लॉक और डिलीट कर दिया। लोवेल, एक लड़की जिसका मेल बेस्ट फ्रेंड हो, सिर्फ एक बेवकूफ ही ऐसा रिश्ता चाहेगा। रात के 12 बज रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड लड़खड़ाती हुई आई और उसने सामने का दरवाजा खोला। रोशनी में मैं अकेला बैठा था। सोफे पर अकेला, कमरे में मेरी परछाई बहुत लंबी दिख रही थी। दरवाजा खोलकर मुझे देखते ही मेरी गर्लफ्रेंड के कदम वहीं रुक गए। उसकी सुंदर आंखों में डर की एक झलक दिखी। आई फंग, इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सोने क्यों नहीं गए? मेरी गर्लफ्रेंड ने गुलाबी मिनी स्कर्ट पहनी थी जो उसके लंबे गोरे पैरों को दिखा रही थी। उसके गाल लाल हो रहे थे। उससे हल्की शराब की महक आ रही थी। जैसे ही हमारी आंखें मिली, उसने अनजाने में नजरें चुरा ली। उसने जल्दी से अपना बैग लटकाया और लगभग भागते हुए बाथरूम में घुस गई। मैं पूरी तरह शराब की बदबू से भरी हूँ। मैं पहले नहा लेती हूँ। उसके बाद पूरी करने से पहले ही उसने बाथरूम का दरवाजा जोर से पटक कर बंद कर लिया। मेरे फोन पर उसके मेल बेस्ट फ्रेंड का एक मैसेज था, एक भड़काऊ फोटो जो उसने कुछ देर पहले ही भेजी थी। बार में धीमी रोमांटिक लाइट थी। वे एक दूसरे में बाहें डालकर शराब पी रहे थे और उनके दोस्त चीयर कर रहे थे। वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उनके बीच का सेक्सुअल टेंशन साफ था। लीसा फेंग की बहन रुयान कहती है, तुम बहुत बोरिंग हो। सिर्फ मैं उसका मेल बेस्ट फ्रेंड ही उसे खुश रख सकता है। तभी मुझे एहसास हुआ, हे भगवान, मैं एक किताब की कहानी में आ गया हूँ और मैं वो सपोर्टिंग मेल कैरेक्टर हूँ, एक पूरी तरह से लूजर और डरपोक। मेरी गर्लफ्रेंड और उसका मेल बेस्ट फ्रेंड असल में मेन लीड्स हैं। जब मैंने पहली बार ये कचरा और घिसी पिटी कहानी पढ़ी तो मेरा बीपी हाई हो गया था। मैंने खूब गालियां बकी। किताब में ओरिजिनल कैरेक्टर ली ग्रुप का सीईओ था, लेकिन वे लियू रुरियान के लिए पूरी तरह से पागल था। वे 3 साल से साथ रह रहे थे और उसने कभी उससे हाथ तक नहीं लगाया था। समय के साथ लियू रुरियान की उसमें दिलचस्पी कम होती गई। उसकी सहेलियां उसे हर दिन बाहर घूमने के लिए बुलाती थीं और आखिर में उसकी मुलाकात एक मेल बेस्ट फ्रेंड से हुई, यानी मेल ली दियांगलिन। तब से वह अक्सर आधी रात को घर आती थी। शराब पीना उसके लिए आम बात हो गई थी। पहले वाला ऑनर हर बार उसे ऐसा न करने के लिए मनाता था। वह उसके सामने गिड़गिड़ाने ही वाला था। लियू रुरियान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसके पास हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रहता था। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी सहेलियों ने जिद की कि मुझे उनके साथ चलना ही होगा। क्या तुम हर बात का ओवर थिंकिंग करना बंद कर सकते हो? मुझे बस बार्स का वाइब पसंद है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं उन लड़कों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगी जब तक कि उसका मेल बेस्ट फ्रेंड उसके वीचैट मोमेंट्स पर नहीं दिखा। पहले वाला ऑनर आए दिन झगड़ा करता था। लियूरियन और भी चिढ़ने लगी। क्या तुम इतना छोटी सोच रखना बंद कर सकते हो? मैंने तो कभी उससे बात तक नहीं की है। मेरी सहेली उसे साथ ले आई थी। मैं तो उसे जानती भी नहीं। ठीक है, मैं घर पहुंचकर सब कुछ समझा दूंगी लीजी फेंग। अगर तुम यही सोचना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना सब होने के बाद भी, उस गंदगी के बाद भी, पहले वाले ऑनर ने फिर भी उसे छोड़ने से मना कर दिया। और भी बेकार बात तो यह है कि आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। जैसा उम्मीद थी, लियू रुरियान ने शादी के दौरान उसे धोखा दिया और यांग लिन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई। पहले वाले ऑनर को पूरी बात पता ही नहीं चली। उसने दिन रात मेहनत करके मेन कपल के बच्चे को पाला और यहाँ तक कि उससे ली परिवार की पूरी प्रॉपर्टी का वारिस भी बना दिया। जब उसे आखिरकार पता चला कि बच्चा उसका अपना नहीं है, तो पहले वाला ऑनर वहीं पर पूरी तरह टूट गया। उसे अचानक दौरा पड़ा और उसे इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लियू रुयान ने उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ली जीफेंग, अगर तुमने उस वक्त मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर न किया होता तो क्या मुझे और यांगलिन को इतने सालों तक अपने रिश्ते को छुपाना पड़ता? तुम बहुत नीच हो ली जीफेंग। अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल वही है जिसके तुम हकदार हो। असली मालिक तो बस इसी बात से गुस्से से में पागल हो गया। भला ऐसा घटिया प्लॉट कौन लिखता है? इसे सोचने के लिए दिमाग का बहुत ज्यादा खराब होना जरूरी है। किताब खत्म करने के बाद मैंने घंटों गालियां दी। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और मैं कहानी के अंदर था। तभी गेट के पास लियू रुरियान का फोन लगातार बज रहा था। मुझे यह जानने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह पक्का वही कमीना यांग लिन ही होगा। मैंने चेक करने के लिए फोन बाहर निकाला। वह सच में वही था, सिस रुरियान। फोन के दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी कमजोर लग रही थी, काफी दुखी और लाचार। मैंने बहुत ज्यादा पी ली है और मेरे पेट में दर्द है। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो और मेरा ख्याल रख सकती हो? सिस रुरियान, मैंने ठंडी आह भरी। अगर बीमार हो तो अस्पताल जाओ। बीमार, नाटक करना बंद करो। तुम कमीनी ग्रीन टी बिच। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति तुरंत सन्न रह गया। उसे रिएक्ट करने में कई सेकंड लग गए। उसने भी नाटक करना बंद कर दिया और बदतमीजी भरे अंदाज में बोला और मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम सिस रुरियान के वो बेकार लूजर बॉयफ्रेंड हो ना?
सिस रुरियान ने तो मुझे चुपके से यहाँ तक बताया था। तुम दोनों 3 साल तक साथ रहे और उसने कभी तुम्हें खुद को छूने तक नहीं दिया। एक मर्द के तौर पर मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। उसने जो कहा वह असल में सच था। मुझे असली मालिक के लिए बुरा लग रहा है। याद हो, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। मैंने हंसकर कहा, अपनी किस्मत का शुक्रिया मनाओ तुम ग्रीन टी बिच। आज रात मैं तुम्हारी सिस रुरियान के साथ इंटीमेट होने वाला हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज दूं? फोन के दूसरी तरफ उसकी सांसें तेज और भारी हो गईं। उसकी आवाज अचानक तीखी हो गई। ली जीफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? सिस रुरियान कभी इसके लिए नहीं मानेगी। ओ सच में। मैं धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे की तरफ गया, जानबूझकर उसे अंदर पानी की अलने की आवाज सुनाने के लिए। तुम्हारी सिस रुरियान नहा रही है अभी। तुम्हें क्या लगता है मैं आगे क्या करने वाला हूँ? क्या तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। देखो, कोई बेवकूफी मत करना। यांग लिन की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस आदमी से बिल्कुल अलग हूं जैसा उसने सोच रखा था। मेरे बारे में अपनी पुरानी सोच के हिसाब से मुझे अभी फालतू में गुस्से में चिल्लाना चाहिए था और एकदम दुखी दिखना चाहिए था। मैं क्या चाहता हूं? मैंने जानबूझकर अपनी आवाज नीचे की और भड़काने वाले अंदाज में कहा। बेशक, मैं उसके बॉयफ्रेंड के तौर पर अपने हक का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया, छोटी ग्रीन टी बिच? लिजिफांग, तुम कमीने, तुम हरामी। यांग लिन दूसरी तरफ फालतू में गुस्से में बौखला रहा था, लगातार चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था। मैंने सीधे फोन काट दिया, उसका नंबर तुरंत डिलीट कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। वो सब करने के बाद मैंने लियू रुयान का फोन वापस उसके बैग में डाल दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाथरूम में पानी चलने की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। एक पल बाद दरवाजे के लॉक से हल्की सी खटकी आवाज आई। लियू रुयान एक टॉवल में लिपटी हुई अपने भीगे बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकली। भाप की वजह से उसके गुलाबी गाल और भी प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। उसकी दूध जैसी सफेद त्वचा पर पानी की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। उसके लंबे सुडौल पैर दिख रहे थे जो बहुत आकर्षक लग रहे थे। उसकी नजरें इधर उधर भटक रही थीं, मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो हमेशा की तरह मुझे टालने वाली थी। आफूं, मैं नहा ली, मैं आज बहुत थक गई हूँ। तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। उसने मेरे पास से निकलने की कोशिश की और ये कहकर जाने ही वाली थी कि मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने सीधे यांग लिन की भेजी हुई वो फोटो उसके चेहरे के सामने कर दी जिसमें वो क्रॉस कप ड्रिंक पी रही थी। थकी हुई? क्या तुम आज रात बार में अपने मेल बेस्टी के साथ ड्रिंक नहीं कर रही थी? क्रॉस कप ड्रिंक पीते समय तो तुम बड़ी खुश थी, लियू रुयान। उसने अपना चेहरा ढका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इन तमाम सालों में मैंने हमेशा उसे एक कीमती खजाने की तरह बहुत प्यार किया था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक दिन उसे मारूंगा। लियू रुरियान की आंखें तुरंत लाल हो गईं। लिसा फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें मारा? मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा। लियू रुयान, तुम मेरा दिया खाती हो और मेरा पैसा खर्च करती हो, लेकिन दूसरे आदमी के साथ ड्रिंक शेयर करती हो। क्या तुमने अपने उस मेल बेस्टी के साथ सोने का काम किया है? लियू रुयान ने मुझे देखा, जो अपनी आमतौर वाली सिम छवि से बिल्कुल अलग दिख रहा था, और उसे थोड़ा डर लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लिसा फेंग, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मैंने उसे गुस्से से देखा। तुम हर दिन पूरा वक्त साथ बिताते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगी? तुम कह रही हो तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? लियू रुयान हैरान रह गई। ली जिफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी बात के लिए मैं सबूत कैसे ला सकती हूँ? यांग लिन और मैं बिल्कुल बेगुनाह हैं। क्या तुम्हें इस बात का इतना बड़ा ड्रामा बनाना जरूरी है? क्या तुम थोड़े बड़े दिल वाले नहीं बन सकते? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। ठीक है, तुम पूरी तरह मासूम हो। मैं यह फोटो तुम्हारे परिवार को भेज दूंगा और देखता हूँ कि क्या वे भी सोचते हैं कि तुम दोनों पूरी तरह मासूम हो। जब लियू रुयान ने देखा कि मैं वाकई इसे भेजने वाला हूँ तो वह तुरंत घबरा गई। वह जानती है कि इन सभी सालों से उसके परिवार को ली परिवार से पैसे मिल रहे हैं। अगर मैंने वाकई वो भेज दिया तो उसके माता पिता उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। लिसा फेंग, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है? क्या तुम यह नाटक बंद कर सकते हो? मैं बिल्कुल नहीं हिला, अब भी उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। सबूत कहाँ है? मुझे सबूत दिखाओ। हाँ, सबूत? आखिर मैं सबूत कहाँ से लाऊंगी? लियू रुयान पूरी तरह पागल हो रही थी, अपने बालों को खींच रही थी, दोनों हाथों से झल्लाई हुई थी। मैं फिर भी नहीं हिला, बस उसे घूरता रहा। वह गुस्से से भर गई। शराब का असर उस पर तेज हो रहा था। उसने एक झटके में अपना बाथरूम उतार फेंका। ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? क्या तुम यही तो चाहते थे? यह मेरा पहला मौका है। मैं तुम्हें आज रात ही इसका सबूत दे दूंगी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, यह पक्का था। मैंने सुबह थोड़ी देर नींद ली थी, फिर मेरे असिस्टेंट की कॉल से मेरी नींद खुली। उसने मुझे याद दिलाया कि मेरे पास एक बहुत जरूरी काम था। उस सुबह जब मैं उठा तो लियू रुरियान गहरी नींद में सो रही थी। साफ था कि पिछली रात उसने बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी थी। मैंने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। फ्रेश होने के बाद मैं निकल गया। दोपहर में यांग लिन ने एक और वीचैट मोमेंट पोस्ट किया जो जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए था। उसने लिखा, कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी, पेट में दर्द है, इसलिए आज मैं अस्पताल में आईवी लगवा रहा हूँ। अच्छी बात है कि सिस्टर रुरियान मेरे साथ हैं। नीचे 2 तस्वीरें थीं। एक में लियू रुरियान यांग लिन को घर का खाना खिला रही थी, दूसरी एक प्यारी सी फोटो जिसमें वो उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। हद है।
लियू रुरियान कल रात भर मेरे साथ थी और दोपहर में अपने मेल बेस्टी के साथ घूमने निकल गई। लियू रुरियान की सहेलियां कमेंट कर रही थीं, तुम दोनों परफेक्ट कपल लगते हो। दोस्त, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। क्या तुम दोनों ने हद पार कर दी है? तुम लोगों ने तो शादी वाला ड्रिंक भी शेयर किया। तुम्हारा क्या ख्याल है? श्श्श, बकवास मत करो। मिस्टर ली देख लेंगे तो जल जाएंगे। हाँ हाँ, सब जानते हैं मिस्टर ली हमारी रुरियान के बिना रह ही नहीं सकते। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें जलन हुई है। वैसे भी वो रुरियान के इशारों पर नाचते हैं। ये पोस्ट पढ़ने के बाद मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। वैसे भी मेरा इस कमीनी औरत को अपने पास रखने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तुरंत इन सबको ब्लॉक कर दिया। इस शरीर का जो असली मालिक था वो पूरी तरह पागल था। यह लड़की सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए उसे ऐड करती थी और उसने अभी भी उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा हुआ था। मैं इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लियू परिवार का छोटा सा बिजनेस पहले ही डूबने की कगार पर था। अगर इतने सालों तक ली परिवार का साथ न होता तो ये बहुत पहले ही बंद हो गया होता। मैंने इंटरकॉम बटन दबाया और अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाया। असिस्टेंट जी, मेरा काम करो। लियू कॉर्पोरेशन के साथ सारा बिजनेस बंद कर दो। लीगल टीम से कहो कि लियू कॉर्पोरेशन पर जो कर्ज है उसे वसूलने की तैयारी करें। 3 दिनों में कर्ज वसूली शुरू करो। जैसे ही असिस्टेंट ची ने यह सुना, वह बहुत खुश हो गया। मिस्टर ली आखिरकार होश में आ गए। जी मिस्टर ली, मैं अभी सब अरेंज कर देता हूँ। जब असिस्टेंट ची बाहर जाने ही वाला था, दरवाजे पर मैंने उसे वापस कॉल किया। हाँ सही है। और सुनो, मेरे लिए यांग लिन के बारे में पता लगाओ। उसके बारे में जो कुछ भी मिले मुझे बताओ। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और ऑफिस से चला गया। आखिरकार यांग लिन मेन लीड जो है, उसके पास वो मेन कैरेक्टर वाला स्वैग है और वह हर दिन ढेर सारी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। मैं एक पल के लिए भी इस पर यकीन नहीं करती। उसकी लाइफ साफ सुथरी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस रात एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। वहां मौजूद हर कोई एक ही सर्कल से था। लियू रुयान भी वहां थी। जो मैंने सोचा नहीं था वो ये कि वह यांग लिन को अपने साथ ले आई थी। बेशक वे कपल जो हैं, वे जहां भी जाएं एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। मैं बस एंट्री पर पहुंची ही थी, तभी यांग लिन गुस्से में मेरी तरफ आया। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की। ली जिफेंग, मुझे सच बताओ, क्या कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसी। यांग लिन, लियू रुयान और मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। तुम्हें क्या लगता है जब एक लड़का और लड़की एक ही बिस्तर पर सोते हैं तो क्या होता है? क्या तुमने गौर नहीं किया कि आज वह अजीब तरीके से चल रही है? जैसे ही मैंने ये कहा, यांग लिन पागल हो गया। मुट्ठियां भींचने की वजह से उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। वह मुझे घूर रहा था। उसे उस हाल में देखकर मुझे बस यही लगा कि वह पागल है, ऐसे दिखावा कर रहा है जैसे लियू रुयान उसकी गर्लफ्रेंड हो। अचानक यांग लिन ने अपने चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा और सीधा जमीन पर गिर गया। यहाँ मचे भारी हंगामे ने तुरंत वहां मौजूद हर किसी का ध्यान खींच लिया। लियू रुयान ने यांग लिन को बुरी हालत में जमीन पर पड़ा देखा। तेज कदमों से दौड़कर आई, वह नीचे बैठी, यांग लिन को सहारा दिया और उदास चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। ली जिफेंग, क्या तुम्हारी ये बकवास खत्म हो गई है? कल रात हम जो पिए थे, बस उस छोटी सी बात के लिए तुम कल से ही तमाशा कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे सब्र की भी एक हद होती है। यांग लिन ने अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। सिस्टर रुयान, मिस्टर ली को मेरे बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की कि कुछ नहीं है, हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। उसने न सिर्फ इसे सराहा नहीं। कोई बात नहीं सिस्टर रुयान, मेरी गलती है। अगर मिस्टर ली मुझे मारना या डांटना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी पलटकर जवाब नहीं दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, सिर्फ मुझे ही नहीं, वहां मौजूद कई मेहमानों को भी उसकी उस नकली मासूमियत पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन लियू रुयान और उसकी सहेलियों ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया और सब मुझे गुस्से में घूरने लगी। यह खत्म नहीं हुआ है यांगलिन, तुम बहुत ज्यादा सीधे हो, इसीलिए ली जीफेंग तुम्हें बुली करता है। लियू रुयान खड़ी हो गई, मुझे घूरते हुए बोली, ली जीफेंग, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अभी के अभी यांगलिन से माफी मांगो, वरना यह सोचना भी मत कि मैं तुम्हें माफ करूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। माफी मांगो, भाड़ में जाए। क्या तुम्हें उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान नहीं दिख रहा? क्या अंगूठे का निशान नीचे की तरफ नहीं है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि उसने खुद को थप्पड़ मारा है? अगर यकीन नहीं है तो सिक्योरिटी कैमरा चेक कर लो, दरवाजे पर लगा वह बड़ा कैमरा सजावट के लिए नहीं है, है ना? और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर भी तुम मेरे सामने ही एक दूसरे आदमी का साइड ले रही हो। क्या तुम्हारे लू परिवार की यही परवरिश है? मैंने अपनी उंगली उसके माथे पर जोर से रखी। दिमाग से पैदल ढोंगी लोगों की टोली, जितनी दूर हो सको मुझसे उतनी दूर चले जाओ। तुम्हें बता दूं लू रुयान, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा ब्रेकअप हो गया। तुम धोखेबाज कहीं की। मेरे थप्पड़ और चिल्लाने के बाद लू रुयान पूरी तरह हैरान रह गई। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। आसपास के मेहमानों को आखिरकार समझ आया और वे तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। ओ माय गॉड, वह वही ग्रीन टी वाला आदमी है ना? क्या मिस लियू के साथ कुछ गड़बड़ है जो एक बाहरी आदमी के लिए मिस्टर ली से सबके सामने लड़ रही हैं? मैंने सुना है कि यह आदमी मिस लियू का मेल बेस्टी है। मेल बेस्टी? भाड़ में जाए, हर कोई देख सकता है कि उनके बीच क्या चल रहा है। मैं अभी दरवाजे के पास था, मैंने साफ देखा कि उस यांग लिन ने खुद को मारा। यह देखकर मैं पूरी तरह हैरान था। लियू रुयान की सहेलियां उसका पक्ष लेने ही वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब मेहमान उनका मजाक उड़ा रहे हैं तो वे चुपचाप अपने मुंह बंद कर बैठी। यांग लिन जमीन पर गिर पड़ा। सबके ताने सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने ठंडी नजरों से लियू रुयान की तरफ देखा। मैं तुम्हारा सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर रहा हूँ।
मैं तुम्हें घर खाली करने के लिए सिर्फ एक दिन दे रहा हूँ। अपना सारा सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। लियू रुयान, जो करना है करो। लियू रुयान की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने मुझे हैरानी से देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। ठीक है ली जीफेंग, तुम्हें पछतावा होगा। भले ही तुम बाद में घुटनों पर आकर मुझसे भीख मांगो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर वह यांग लिन को खींचते हुए जल्दी से भाग गई। दोनों कार में बैठ गए। लियू रुयान से बहुत ही खराब वाइब्स आ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। यांग लिन ने काफी देर सोचने के बाद बोलने की हिम्मत की। सिस्टर रुयान, मैं तो बस मिस्टर ली के साथ मजाक कर रहा था। मुझे सच में नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम दोनों असल में ब्रेकअप नहीं कर रहे हो, है ना? शायद मुझे जाकर मिस्टर ली से माफी मांग लेनी चाहिए। यह सब मेरी गलती है, लियू रुयान ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। सब ठीक है यांग लिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब ली जीफेंग की हरकतें हैं। वह बहुत ही घटिया सोच का है। वह बस इसलिए पागल है क्योंकि हमने कल रात साथ में ड्रिंक की थी, इसीलिए उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। फिक्र मत करो, वह सच में मुझसे ब्रेकअप नहीं करेगा। ली जीफेंग बस नखरे दिखा रहा है। 3 दिन के अंदर वह खुद रेंगते हुए मेरे पास वापस आएगा। धत, इतने बड़े आदमी का दिल इतना छोटा है। यह वाकई में बहुत अजीब है। यह सुनकर यांग लिन की आंखों में एक जीत वाली चमक आ गई और फिर तुरंत उसने मासूम चेहरा बना लिया। सिस्टर रुयान, ऐसा मत कहिए मिस्टर ली थोड़े ड्रामेबाज हैं, लेकिन वह 3 साल से आपके बॉयफ्रेंड हैं। आपको कभी कभी उन्हें मनाना चाहिए। मैं वाकई में नहीं चाहता कि आप दोनों मेरे लिए लड़ें। लियू रुयान की आंखों में थोड़ी बेचैनी दिखी। बस बहुत हुआ, मैं उसे कभी नहीं मनाने वाली। अगर उसने कॉलेज के 4 साल एक बेवकूफ की तरह मेरे पीछे न बिताए होते तो मैं कभी ली जीफेंग के साथ नहीं होती। वह बहुत ही बोरिंग इंसान है। वह तुम्हारा आधा भी समझदार नहीं है। चलो पहले तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, मुझे भी आज काफी थकान हो रही है। अगले दिन लियू रुयान ने प्लान बनाया यांग लिन को पहाड़ पर ले जाने का, लेकिन गाड़ी चलाते समय रास्ते में ही अचानक उनके पिता का फोन आ गया। फोन पर पिता लियू गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, लियू रुयान, तुमने आखिर किया क्या है? ली ग्रुप ने अचानक काम क्यों रोक दिया? वे कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर सारे पैसे चुका दो, वरना वे हम पर केस कर देंगे। तुमने आखिर क्या किया है? ली जीफिंग को गुस्सा क्यों दिलाया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि लियू ग्रुप का 90% काम ली ग्रुप से ही आता है? क्या तुम पूरे लियू परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? लियू रुयान ने जोर से ब्रेक मारा। उनका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? ली ग्रुप काम बंद कर रहा है। यह हो ही नहीं सकता। मेरे हाथ में ली ग्रुप के वकील का लेटर है। पिता लियू की आवाज डर और गुस्से से भरी थी। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या करोगी। अभी जाओ और ली जिफिंग से माफी मांगो। अगर लियू परिवार बर्बाद हो गया तो तुम भी नहीं बचोगी लियू रुयान। फोन जोर से काट दिया गया। लियू रुयान ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। साथ वाली सीट पर बैठे यांग लिन ने सावधानी से पूछा, दीदी रुयान, क्या हुआ है? लियू रुयान का उस पर ध्यान देने का बिल्कुल मन नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से मुझे कॉल करने की कोशिश की। उन्होंने कई बार कॉल किया, तभी पता चला कि मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है। लियू रुयान ने सोचा कि पिछले 2 दिनों में मेरा बर्ताव कितना अजीब था। उनकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। यांग लिन ने देखा कि लियू रुयान उसे इग्नोर कर रही हैं। उसका चेहरा थोड़ा परेशान दिखा। दीदी रुयान, मिस्टर ली यकीनन आपको झुकाने के लिए ये कर रहे हैं। वह आपके साथ हार्ड टू गेट खेल रहे हैं। दीदी रुयान, आप उनकी इस चाल में मत फंसिए, ठीक है? लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गाड़ी को सड़क के किनारे ले जाकर खामोश होकर अपने फोन को घूरने लगी। यांग लिन ने कहना जारी रखा, दीदी रुयान, मिस्टर ली बस आपको उनसे माफी मांगने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, आप इस बार उनके आगे झुकिए मत, वरना वे और भी ज्यादा मनमानी करेंगे। लियू रुयान को अचानक याद आया कि इन सालों में मैं उनके लिए कितना अच्छा रहा हूं और कैसे मैंने उनकी किसी बात के लिए कभी ना नहीं कहा। मैंने उसे ढेरों तोहफे दिए। सालों तक कॉलेज में मैंने उसके लिए हाथ से लव लेटर तक लिखे थे। मैंने सिर्फ उसके लिए जी जान से गिटार बजाना सीखा। उसके हॉस्टल के नीचे जाकर अपने प्यार का इजहार किया। जब उसे अपेंडिसाइटिस हुआ तो मैं हर पल अस्पताल में उसके साथ रहा। हर कोई कहता था कि लीसा फेंग उसके लिए बस एक सिंप है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसके लिए वो सब करके खुश था। अब मेरे ठंडे बर्ताव का सामना करते हुए उसे लगा जैसे उसका दिल अचानक खाली हो गया हो, जैसे कोई बहुत जरूरी चीज उसके दिल से अचानक निकल गई हो। इस वक्त यांग लिन की दिखावटी बातें सुनकर उसे बिना किसी वजह के बहुत चिढ़ हुई। अपना मुंह बंद करो। उसने यांग लिन के हैरान चेहरे को अनदेखा किया और तुरंत गाड़ी मोड़कर मुझे ढूंढने निकल गई। लेकिन जब वली ग्रुप की बिल्डिंग पहुंची तो वह गेट के अंदर तक नहीं जा सकी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। जब वली फैमिली के विला पहुंची तो उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था। सब कुछ पूरी तरह बिखरा पड़ा था। बटलर ने उसे ठंडी नजरों से देखा। मिस लियू, यंग मास्टर ने कहा है तुम्हें इस घर में दोबारा आने की इजाजत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अब यहाँ कभी ना आओ। लियू रुयान ने जमीन पर बिखरे अपने सामान को देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उसने ऊपर देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, अंकल शू, क्या जीफेंग वाकई इतना पत्थर दिल है? बटलर शू बेपरवाह दिखे और शांति से बोले, मिस लियू, एक स्टाफ मेंबर होने के नाते मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए हमारे यंग मास्टर ने इन सालों में आपके साथ कैसा बर्ताव किया। आप अच्छे से जानती हैं, लेकिन आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। बेहतर होगा कि आप तमीज में रहें। ओह हाँ, यंग मास्टर ने 300 से 500 मिलियन खर्च करके यूनलिन मैनर खरीदा है। उन्होंने इसे अपनी शादी का घर बनाने की प्लानिंग की थी।
बुरी बात यह है कि अब इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब लियू रुयान ने युनलिन मैनर का नाम सुना तो उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। यह आलीशान मैनर हाल ही में बनकर तैयार हुआ था। अफवाहें थी कि किसी रहस्यमयी अमीर आदमी ने इसे बहुत बड़ी रकम में खरीदा है। उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ पहले इसके बारे में बात भी की थी। मैं कितनी खुश होती अगर मैं युनलिन मैनर को अपने शादी के घर के तौर पर इस्तेमाल कर पाती, उसने तब सोचा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि खरीदार ली जीफिंग होगा। बटलर शू ने डर से पीली पड़ चुकी लियू रुयान को देखा और उसे उसके लिए बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हुआ। यंग मास्टर आज सुबह ही नए प्रोजेक्ट्स चेक करने विदेश उड़ गए। जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि ये मैसेज आप तक पहुंचा दूं। अब से हम अपनी अलग राहें चुनते हैं और एक दूसरे की भलाई की कामना करते हैं। मैंने कहा था कि उन्हें परेशान करना बंद करो। इस पल लियू रुयान आखिरकार जमीन पर बैठ गई, अपना मुंह ढका और फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद रोती रही और लापरवाही से अपना सामान टटोलने लगी। उस सामान में से एक फोटो एल्बम निकाला। वे तस्वीरें कॉलेज के दिनों की थीं। जब ली जीफेंग उसे रिझा रहा था तब वह उसे ट्रिप्स पर ले गया था। पूरा एल्बम उसकी तस्वीरों से भरा हुआ है। उन दोनों की सिर्फ एक ग्रुप फोटो है। फोटो के पीछे लिखा है लियू रुयान। इन शब्दों को देखकर तुम जरूर खुश होती होगी। लियू रुयान और जोर जोर से रोने लगी। तभी यांग लिन जल्दी से वहां आया। इससे पहले ली ग्रुप बिल्डिंग के नीचे लियू रुयान ने उसे पीछे छोड़ दिया था और कार से चली गई थी। उसे यहां तक पीछा करने के लिए टैक्सी लेनी पड़ी। यांग लिन ने फर्श पर फैले सामान को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए चालाकी वाली मुस्कान आई, फिर तुरंत उसने दुखी चेहरा बना लिया। सिस्टर रुयान, मिस्टर ली हद कर रहे हैं। वे आपके सामान को कचरे की तरह बाहर कैसे फेंक सकते हैं? बाहर निकलो। लियू रुयान अचानक मुड़ी और यांग लिन के चेहरे पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने हमारे बीच लगातार परेशानियां पैदा न की होती तो जीफेंग मेरे साथ ऐसा क्यों करता? बाहर निकलो। यांग लिन का चेहरा बुरी तरह जल रहा था। उसकी आंखों में नफरत आई, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने दांत पीसे और चला गया। यह विदेश की बिजनेस ट्रिप, एक तरफ विदेशी बाजार तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मुझे काम की देखरेख के लिए खुद वहां रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ मेरी माँ ने सुना कि मेरा लियू रुयान के साथ ब्रेकअप हो गया है और वह खुशी से झूम उठी। उन्होंने जोर दिया कि मैं ब्लाइंड डेट के लिए विदेश जाऊं। वह डेट कोई आम इंसान नहीं है, वह जियांग यान है, जो ओरिजिनल बॉडी ऑनर की बचपन की दोस्त है। मुझे तुरंत याद आ गया ओरिजिनल नॉवेल में जियांग यान का रोल। हालांकि उसे बहुत कम स्पेस मिला था, लेकिन उसने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा। जियांग परिवार और ली परिवार पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। दोनों परिवारों का सोशल स्टेट्स बिल्कुल बराबर है। ली जीफिंग और जियांग यान एक साथ पले बड़े हैं। वे बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। जियांग यान असली मालिक से 3 साल छोटी है। असली मालिक हमेशा उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। कॉलेज शुरू होने के बाद असली मालिक लियू रुयान के पीछे पागल हो गया था। यह सब इतना सबके सामने हुआ कि जियांग यान ने भी इसके बारे में सुना। उसने असली मालिक के साथ उसी कॉलेज में जाने का प्लान बनाया था, लेकिन नाराज होकर वह विदेश पढ़ने चली गई और फिर पूरी जिंदगी कभी वापस नहीं आई। कहानी में जियांग यान ने कभी शादी नहीं की। कहानी के अंत में असली मालिक को लियू रुयान और यांग लिन ने तंग कर मार डाला था। 1 महीने से भी कम समय बाद जियांग यान दुख में मर गई। यह वाकई बहुत दुख की बात है। मेरी माँ ने मुझे जियांग यान की हालिया तस्वीरें भेजी, जिन्हें देखकर तो मैं दंग ही रह गया। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर लियू रुयान को 100 में से 85 नंबर दिए जाएं, तो जियांग यान पक्का 95 नंबर की हकदार है। उसका चेहरा और वे लंबी पतली टांगे लियू रुयान से कहीं बेहतर हैं। इसके अलावा भले ही मिस्टर जियांग एक बिजनेसमैन है, मिसेज जियांग एक अच्छी फैमिली से हैं और एक कॉलेज प्रोफेसर के तौर पर काम करती हैं। जियांग परिवार को एक पढ़ा लिखा परिवार माना जा सकता है। जियांग यान बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। उसका स्वभाव बहुत प्यार भरा है और वह बहुत शालीन और अच्छी लड़की है। असली मालिक इतना अंधा था कि बचपन की इतनी प्यारी दोस्त को ठुकरा दिया, सिर्फ उस कमीनी लियू रुयान से शादी करने के लिए। उसी सुबह मैंने किसी से जल्द फ्लाइट टिकट बुक करवाई और विदेश के लिए निकल पड़ा। मैंने विदेश में 3 महीने बिताए, अपने फ्लर्ट करने के अंदाज और बचपन की दोस्त होने का फायदा उठाया। जियांग यान पूरी तरह से मुझ पर फिदा हो चुकी थी। उसने अभी अभी कॉलेज खत्म किया है। मैंने उसे मनाया और वह बिना कुछ सोचे समझे मेरे साथ चीन वापस आने के लिए तैयार हो गई। मेरी माँ और मिसेज जियांग पहले ही हमारी शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रही हैं। जिस दिन मैं ली परिवार के घर वापस आया, बटलर ने आकर बताया, यंग मास्टर, वो मिस लियू फिर से आई हैं। जैसे ही मैं वापस लौटा, बटलर ने मुझे हाल ही की सारी बातें बता दी। लियू परिवार 1 महीने पहले कंगाल हो गया और उन पर बहुत सारा विदेशी कर्ज है। इस पूरे समय में लियू रुयान मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है। वो मुझसे बात नहीं कर पा रही और उसे अंदाजा नहीं है कि मैं कब वापस आ जाऊंगा। इसलिए वो सिर्फ सबसे बेवकूफ़ी भरा तरीका अपना रही है। रोज मेरे घर के पास और ली ग्रुप बिल्डिंग के नीचे इंतजार करती है। वो हर दिन और ज्यादा परेशान दिखती है। जैसे ही लियू रुयान ने मुझे देखा, उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वो कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने मेरी नफरत भरी नजरें देखीं, तो वो वहीं रुक गई। जैफिंग, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते। उसने अपना फोन अनलॉक किया और मुझे दिया। जैफिंग, मैंने यांग लिन से सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। वो अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैंने एक भौं ऊपर उठाई और उसे देखा। तो लियू रुयान, तुम्हें सच में लगता है कि हम पहले की तरह वापस ठीक हो सकते हैं, है ना? क्या बटलर ने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे दोबारा कभी परेशान मत करना?
लियू रुयान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत लाचार और बेबस लग रही है। जैफिंग, मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। वो मेरा हाथ पकड़ने के लिए आगे आती है और बड़ी ही लाचारी और गिड़गिड़ाने वाली आवाज में कहती है, मुझे माफ कर दो जैफिंग, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, बस मुझे एक और मौका दे दो। ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो, मुझ पर चिल्ला सकते हो, जो चाहो वो करो, बस मुझे अपने से दूर मत करो। मैंने जोर से अपना हाथ झटक लिया। वो सीधे जमीन पर गिर गई। लियो रुरियान, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें बार बार माफ करता रहता, जैसा कि मैं पहले करता था, तो क्या तुम्हें कभी अपनी गलती समझ आती? नहीं, तुम कभी नहीं समझती। तुम और भी खराब हो जाती और हदें पार करती रहती। वो सारा मेल बेस्ट फ्रेंड वाला ड्रामा, तुम्हें बस वो फ्लर्टी, अस्पष्ट माहौल पसंद है ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया? तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं बचा है। दफा हो जाओ, तुम बेवफा औरत। मुझे घिन मत दिलाओ। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ। लुरियान अचानक रेंगते हुए पास आती है, मेरे पैर को कसकर पकड़ लेती है और रोने लगती है। नहीं जेफेंग, कसम से मैंने तुम्हें धोखा देने कुछ नहीं किया। सच में मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मुझसे नाराज होना बंद करो, ठीक है? मैं अपने सभी मेल फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दूंगी। जेफेंग, हम इतने सालों से साथ हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा आपा पूरी तरह खो जाता है। मैं उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता हूँ, उसे लात मारकर दूर कर देता हूँ और चिल्लाता हूँ, दफा हो जाओ। लियू रुयान, मेरी नजर में मत गिरो। लियू रुयान जमीन पर गिर पड़ती है। वह अपने चेहरे को हाथों में छुपा लेती है, जोर जोर से रोती है और अपना सिर हिलाती है। तभी हंसमुख और प्यारी जियांग यान बाहर आती है। उसने एप्पल ग्रीन कलर का शॉर्ट स्कर्ट सेट पहना हुआ है, जो उसके गोरे, लंबे और अच्छे पैरों को और भी दिखा रहा है। जियांग यान मुझे कसकर गले लगा लेती है और जमीन पर पड़ी लियू रुयान को उलझन में देखती है। हनी, ये कौन है? बटलर ने कहा। डिनर तैयार है, उसने मुझे कहा है, आपको बुलाने आया हूँ। लियू रुयान की सिसकियां अचानक बंद हो जाती हैं। वह अपने सामने खड़ी उस छोटी और सुंदर लड़की को गुस्से में घूरती है और अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज तीखी है। तुम कौन हो? जियांग यान एक पल के लिए हैरान रह जाती है, फिर वह प्यार से मुस्कुराती है। मैं भाई जैफिंग की मंगेतर हूँ, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। लियू रुयान का चेहरा उतर जाता है। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हटती है। वह शर्म के मारे वहां रुक नहीं पाती और रोते हुए भाग जाती है। जैसे ही वह जाती है, जियांग यान मुस्कुराती है। मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। चलो भाई जैफिंग, अंदर चलकर खाना खाते हैं। मैं उसे अपनी बाहों में और करीब खींचता हूँ। उसके कान के पास झुककर शरारती अंदाज में मुस्कुराता हूँ। तुमने अभी मुझे हनी कहा और अब भाई जैफिंग बुला रही हो। तुम कितनी जल्दी बदल जाती हो, है ना? ये ठीक नहीं है। डिनर के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। जियांग यान के छोटे कान तुरंत लाल हो जाते हैं। वह अपने हाथों से मेरी कमर पर जोर से चिकोटी काटती है, फिर मेरे पैर पर जोर से पैर मारती है। तुम बहुत शैतान हो, है ना? जब कोई लड़की मना न करे, इसका मतलब है हाँ। मैंने तुरंत बटलर से जाने को कहा और मेन्यू में कुछ खास डिशेस जोड़ने को कहा, ताकि पहले मैं अपनी एनर्जी बढ़ा सकूं, ताकि मैं पूरी रात सुबह तक टिक सकूं। बटलर ने यह सुना और बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुराया। जो हुक्म, यंग मास्टर। मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें अभी तुरंत सर्व करवाता हूँ। झांग यान ने मेरे और बटलर के बीच की बातचीत सुन ली। उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया और उसने नीचे देख लिया। वो इतनी शर्मीली है कि मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मुझे लगा था कि लियू रुयान उसके बाद हार मान लेगी, लेकिन वो अब भी आती रही। हर कुछ दिनों में मुझसे मिलने आती रही। वो अब ली फैमिली विला नहीं आती है। इसके बजाय वो हर बार ली ग्रुप बिल्डिंग के नीचे चुपचाप खड़ी रहती है, बस एक बेवकूफ की तरह वहां खड़ी रहती है। कभी कभी वो अपने साथ गिफ्ट्स लाती है, बाकी बार वो नहीं लाती। आधा महीना बीत गया। मेरे हाथ में खाने का एक बॉक्स है। मैं नीचे खड़ा हूँ। बाहर फिर से जोरों की बारिश होने लगी, यह देखते हुए कि वो कैसे डगमगा रही है, जैसे अभी गिर पड़ेगी। मैंने एक पल सोचा और उससे मिलने जाने का फैसला किया। अगर वो सच में हमारे ग्रुप की बिल्डिंग के सामने गिर गई तो आखिरकार कंपनी की बदनामी होगी। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि उसे पहले फर्स्ट फ्लोर लॉबी में ले आएं। फिर मैं नीचे गया। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी, बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसी लग रही थी। उसका मेकअप चेहरे पर फैल गया था। वो पहले से ही थकी हुई लग रही थी, अब वो और भी ज्यादा बिखरी हुई और बेचारी दिख रही है। जब उसने मुझे देखा तो उसने तुरंत एक नकली जबरदस्ती वाली मुस्कान बनाई और सोफे से उठ खड़ी हुई। जीफेंग, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा सीफूड सूप बनाया है। यह अभी भी गर्म है, मैं तुम्हें एक बाउल निकाल कर देती हूँ। अभी ठीक है। मैंने उसे ठंडी नजरों से घूरा। लू रुयान, आखिर तुम चाहती क्या हो? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरे पीछे पड़ना बंद करोगी या नहीं? उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। थर्मस पकड़े हुए उसका हाथ हल्का सा कांपने लगा। जीफेंग, मैंने इसे बनाने में पूरी रात जागकर बिताई है। बस एक बार चख लो प्लीज। तुम पहले खुद मेरे लिए सूप बनाया करते थे, याद है? इस बार मेरी बारी है तुम्हारे लिए बनाने की। जैसे ही उसने यह कहा, उसने मेरी तरफ थर्मस बढ़ा दिया। मैंने तुरंत उसके हाथ से उसे झटक दिया। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे अचानक याद आया कि इस तरह की लव स्टोरी वाली कहानी में अभी भी एक श्राप बाकी है जो टूटा नहीं है। कोई हैरानी की बात नहीं कि लियू रुयान मुझसे चिपकी रहती है। मैंने सब गड़बड़ कर दी, रायता फैला दिया। मैंने बिना सोचे समझे वो श्राप बोल दिया। लियू रुयान, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। यहाँ दोबारा कभी मत आना। और हुआ भी वही जैसे ही मैंने वो बोला। लियू रुयान तुरंत टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जिफेंग, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। तुम मुझसे प्यार करना कैसे छोड़ सकते हो? मैं जानती हूँ कि मेरी गलती थी। सच में, प्लीज मुझसे प्यार करना मत छोड़ो।
वह फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे इस हाल में देखकर मुझे उसके लिए जरा भी तरस नहीं आया। उसने ये सब खुद ही तो किया है। मैंने तस्वीरों का एक ढेर उसकी तरफ फेंक दिया। लियू रुयान, हमारा ये हाल होने की वजह तुम्हारे लियू परिवार का बर्बाद होना, कर्ज में डूबना, ये सब यांग लिन की गलती है। आखिर में तुम मुझे हमेशा यही कहती रही कि यांग लिन और तुम्हारा रिश्ता एकदम साफ है, सिर्फ दोस्त। जरा देखो तो ये सब क्या है। तुम्हारी कोई भी बेस्ट फ्रेंड यांग लिन के चंगुल से बच नहीं पाई। फर्श पर बिखरी तस्वीरों को देखते ही लियू रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सारी तस्वीरें बहुत साफ हैं, कुछ तो सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट्स हैं। इस पूरे समय के दौरान लियू रुयान दर्द में थी, जबकि मुजरिम यांग लिन तुम्हारी सारी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहा था। इनमें बार में किस करते हुए तस्वीरें हैं, होटल्स में साथ जाते हुए फुटेज हैं, और कारों में हरकते करते हुए फुटेज भी हैं। लियू रुयान उन तस्वीरों को घूर रही थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लियू रुयान, ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, दोस्ती भाड़ में जाए, एकदम मासूम है ना। लियू रुयान अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे नफरत से भर गई थीं। उसने तस्वीरें उठाईं और पागलों की तरह बाहर भाग गई। सच तो ये है कि जब मैं देश वापस आया, मेरे असिस्टेंट ने ये तस्वीरें मुझे तभी दे दी थीं। बेशक मैंने तब तक का इंतजार किया जब लियू रुयान सबसे ज्यादा परेशान और बेबस थी, ताकि मैं उसे ये दिखा सकूं। इस तरह यांग लिन के लिए उसकी नफरत अपनी हद पार कर गई। तब से लियू रुयान फिर कभी नहीं दिखी। लियू रुयान के पिता भारी कर्ज में डूब गए थे। उन्हें अचानक स्ट्रोक आया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी मां ने अस्पताल में उनकी देखभाल की, जो हर दिन रोती रहती थी। मेडिकल और रहने का खर्च उनके पुराने गहने और कीमती सामान बेचकर पूरा किया गया। लियू रुयान कुछ समय के लिए गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। जियांग और मैंने बहुत ही शानदार शादी की। हाइशी के लगभग सभी बड़े बिजनेस लोग वहां मौजूद थे। क्यू जियान ने पवित्र सफेद वेडिंग ड्रेस पहनी थी और वह अपने चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह बिल्कुल एक खुश, शर्माती हुई दुल्हन लग रही थी। मैं उसके दिल में गहरा प्यार महसूस कर सकता था। ठीक उसी पल जब हम अंगूठियां बदल रहे थे, मेरी नजर होटल के गेट पर खड़ी एक जानी पहचानी पतली सी लड़की पर पड़ी। वे लियू रुयान थी। वह पहले से भी ज्यादा दुबली हो गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी नजरें सुन्न और खाली थीं, जैसे कोई जान ही न हो। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे देख लिया। वह तुरंत घबरा गई। वह जल्दी से मुड़ी और वहां से भाग गई। एक महीने बाद मेरे असिस्टेंट ने मेरे ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मिस्टर ली, हमें खबर मिली है, मिस लियू के पिता का अस्पताल में निधन हो गया है। पेपर्स पर साइन करते हुए मेरा हाथ एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं खड़ा हो गया और खिड़की की ओर चलने लगा। सर्दियों की सड़कें ठंडी और खाली लग रही थीं। असिस्टेंट ची ने धीरे से कहा, मिस लियू अभी अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं। वे कहते हैं कि उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला है। खिड़की के बाहर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ की छोटी फुहारें कांच पर गिरीं और पल भर में पिघल गईं। क्या हमें कोई फूल भेजने चाहिए? असिस्टेंट ची ने पूछा। जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मैंने मुड़कर असिस्टेंट जी की तरफ देखा। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करो। लियू रुरियान पर कड़ी नजर रखो। जी मिस्टर ली। लियू रुरियान के पिता को दफनाए जाने के एक हफ्ते बाद लियू रुरियान सामने आई। वह ली ग्रुप बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। उसने ऊपर मेरे ऑफिस की तरफ देखा। काफी देर बाद वह अचानक मुड़ी, जैसे वह आखिरी बार बाय कह रही हो। जैसा सोचा था, दोपहर तक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने एक वीडियो क्लिप भेज दी। असिस्टेंट जी ने बताया कि लियू रुयान ने ओवरपास पर यांग लिन से मुलाकात की। उन्होंने बस कुछ ही शब्द कहे, लेकिन लियू रुयान अचानक पागल हो गई। यांग लिन को गले लगाया और ओवरपास से कूद गई। वीडियो एकदम साफ था। ओवरपास पर लियू रुयान ने काले रंग का कोट पहना था, जो सफेद डाउन जैकेट पहने यांग लिन के बिल्कुल उल्टा लग रहा था। यांग लिन घबराया हुआ दिख रहा था और लियू रुयान की तरफ उंगली दिखा रहा था, जैसे वह उसे चेतावनी दे रहा हो। अचानक लियू रुयान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने कूदने से पहले यांग लिन को कसकर गले लगा लिया। असिस्टेंट ची की आवाज थोड़ी भारी थी। यांग लिन की मौके पर ही मौत हो गई। मिस लियू को अस्पताल ले जाया गया और बचा लिया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मिस लियू जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई हैं। मैंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, इंतजाम करो, मैं उसके इलाज का खर्चा उठाऊंगा। डॉक्टर से कहो कि उसे कभी मरने न दे। ओरिजिनल नॉवेल में ओरिजिनल मालिक इस चुड़ैल की वजह से गुस्से में मर गया था। अब लियू रुयान जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई है। वह इसी के लायक है। तभी फोन अचानक बज उठा। हनी, तुम घर वापस कब आ रहे हो? तुम हमेशा कहते हो कि मैं बहुत पुराने ख्यालों की हूँ। मैंने खास तौर पर कुछ यूनिफॉर्म खरीदी हैं, वही सब जो तुमने पिछली बार कही थी। हनी, जब तुम वापस आओगे तो मैं उन्हें पहनूंगी। यह लड़की सच में आजकल पागल हो रही है, लेकिन उन यूनिफॉर्म में उसे सोचने भर से ही मैं अंदर तक जलने लगता हूँ। मैंने हाउसकीपर को फोन किया। हाउसकीपर शू, आज रात कुछ ताकत बढ़ाने वाला खाना और बनाना। तुम्हारा यंग मास्टर आज रात सुबह तक काम करेगा। हाउसकीपर शू तुरंत दबी हंसी हंसा। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, मैं समझ गया। सब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम साले को क्या पता है, अगली बार आंट वांग को नहाते हुए तांकना मत।